हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लास्ट में करेंगे एक क्वेश्चन। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन है वो है इन पार्ट 5। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फ्रॉम 63 to 71 डील विद द क्वालिफिकेशंस, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है जो कि रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब हम लोग इलेक्ट नहीं करते, जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा में कॉमन सिटीजन जाके वोट करता है, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग करके इलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये चीज़ याद रखने की है कि सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है इलेक्ट करने की वाइस प्रेसिडेंट को। स्टेट का कोई रोल नहीं होता इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हिज नॉर्मल फंक्शंस आर टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है उसी तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन होता है, और वही चेयरमैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज होता है राज्यसभा की सारी मीटिंग्स का और इवेंट्स का। मे बी कॉल्ड अपॉन टू अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है किसी भी वजह से तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्ट करेगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोटा सिस्टम होता है, मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 होल का प्लस 1। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 100 वोटर्स हैं। वोटर्स यहाँ पर कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नाउ टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट रिक्वायर्स, तो एक मिनिमम प्रपोर्शन ऑफ वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। तो टोटल वोटर्स थे हमारे 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये पहला जो 1 है दैट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। तो वाइस प्रेसिडेंट की तो एक ही सीट है, तो एक ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी 1। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। तो एक कैंडिडेट को मिनिमम 51 वोट्स चाहिए टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। अगर नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं ये 200 होते तो उस केस में 101 वोट चाहिए होते, 300 होता तो 151 चाहिए होता, तो ऐसे ही मोर देन हाफ इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये होता है कोटा सिस्टम। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। सपोज वी हैव 4 कैंडिडेट्स और 100 वोटर्स। 100 वोटर्स का मतलब 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमने माने हैं। तो ये बैलेट पेपर होता है जो कि सारे के सारे जितने भी 100 मेंबर्स हैं उनको दे दिया जाएगा। फिर उसमें वो अपनी प्रेफरेंस भरेंगे। मान लिया एक इलेक्टर ने भरा है कि उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है कि जो कैंडिडेट ए है वो वाइस प्रेसिडेंट बने। अगर कैंडिडेट ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाता तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस होगी कैंडिडेट बी। ऐसे ही उसकी थर्ड प्रेफरेंस होगी कैंडिडेट डी, और फोर्थ प्रेफरेंस होगी कैंडिडेट सी। ऐसे ही 100 के 100 जो मेंबर्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस भर देंगे अपने बैलेट पेपर में, और ये सीक्रेट बैलेट इसलिए होता है कि उन्हें ये शो नहीं करना होता कि उन्होंने क्या प्रेफरेंस भरी है। अब जब सब अपनी प्रेफरेंस भर लेंगे तो उन बैलेट पेपर्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा और उन सब की फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाएगा। मान लिया 20 वोटर्स ने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैंडिडेट ए है, 35 वोटर्स ने कहा हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट बी है, 30 वोटर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट सी है, और 15 वोटर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट डी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे काउंट हो गए। अब हमने पहले देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट
अगर 100 वोटर्स है तो कितने चाहिए हमें? 51। पर यहाँ पर 51 वोट्स किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो कैंडिडेट डी है, जिसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, उसको रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। नो कैंडिडेट गॉट 51 वोट्स, कैंडिडेट डी हैविंग द लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स इज आउट ऑफ द रेस। नाउ व्हाट हैपन्स टू द वोट्स गिवन टू द कैंडिडेट डी? तो अब कैंडिडेट डी के जो 20 वोट्स थे वो सारे के सारे बैलेट पेपर को अलग ले लिया जाएगा। अब उसमें हम इस डी वाले सेक्शन को हटा देंगे, क्योंकि डी तो अब रेस में है ही नहीं, तो डी की हम बात नहीं करेंगे। अब कैंडिडेट ए बी सी में कंपटीशन है। अब जो हमने 20 बैलेट पेपर कलेक्ट करे हैं उनमें हम देखेंगे कि इन 20 की सेकंड प्रेफरेंस क्या थी। नाउ द सेकंड प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स हु वर हैविंग डी एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ए बी एंड सी अकॉर्डिंगली। तो डी तो रेस में है नहीं, तो अब इनकी सेकंड प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा और इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों कैंडिडेट्स को। मान लिया उन 20 वोटर्स में एक ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखी थी बी, दूसरे ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस रखी थी सी, ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रेफरेंस रखी होगी। तो अब उनकी सेकंड प्रेफरेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू ए बी सी, उनके हिसाब से जैसी उन्होंने फिल करी है। तो मान लिया अब कैंडिडेट ए के पास 23 वोट्स हो गए, कैंडिडेट बी के पास 45 वोट्स हो गए और कैंडिडेट सी के पास 32 वोट्स हो गए। अभी भी मिनिमम नंबर जो है 51 चाहिए, वो किसी के पास नहीं है। तो अब क्या होगा? अब जो कैंडिडेट ए है जिसके पास सबसे कम वोट्स हैं वो रेस से आउट हो जाएगा। नो कैंडिडेट गॉट 51 वोट्स, कैंडिडेट ए हैविंग द लीस्ट वोट्स इज आउट ऑफ द रेस। नाउ व्हाट हैपन्स टू द वोट्स गिवन टू द कैंडिडेट ए? तो सेम प्रोसीजर होगा जो कि हमने कैंडिडेट डी के साथ किया था। तो उसके वोट्स भी हम अब डिवाइड करेंगे उनके प्रेफरेंस के हिसाब से कि उनकी अगली प्रेफरेंस क्या थी उस बैलेट पेपर में। जो 23 कैंडिडेट्स थे इनके बैलेट पेपर को कलेक्ट किया और देखा कि ये क्या चाहते थे कि ए ना बने तो अगला इनका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो डी तो है नहीं रेस में, ना ए है, तो बी और सी में देखेंगे। नाउ 23 वोट्स ऑफ ए विल बी डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द इलेक्टर्स। तो मान लिया कैंडिडेट बी को उन 23 में से 23 में से 7 वोट्स मिल गए, तो 45 + 7 52, और कैंडिडेट सी को बाकी बचे हुए वोट्स मिल गए तो उसके हो गए 48। पर हमें मिनिमम नंबर कितना चाहिए था? 51, जो कि मिल गया है कैंडिडेट बी को। तो कैंडिडेट बी जो होगा वो हमारा इलेक्ट हो जाएगा एज द वाइस प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताना, मैं एक और एलेबोरेटिव तरीके से इसे समझाने का ट्राई करूँगा। क्वालिफिकेशंस: वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी जाके वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. Some more important points related to the Vice President of India. The oath of office of the Vice President is administered by the President or some person appointed in that behalf by him. तो President की presence में या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि President ने अपॉइंट करा हो उसकी प्रेजेंस में ओथ लेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसे स्पीकर की बात करें तो स्पीकर जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ आ सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर्स। He can resign at any time by addressing the resignation letter to the president. तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। ओथ भी जो ली थी वो प्रेसिडेंट के सामने ली थी, रिज़ाइन भी करेंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the राज्य सभा, जिसे हम बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, और लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब मान लिया राज्यसभा में 250 सीट्स हैं,
पर उसमें से 10 सीट जो है वो वैकेंट है, और अभी जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 240 हैं। तो जो 240 मेंबर्स होंगे वो होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो उस 240 का 50% से ज़्यादा अगर वोट करते हैं उसके अगेंस्ट में वाइस प्रेसिडेंट के, और फिर जो रेजोल्यूशन होगा वो जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो रिमूव हो सकता है। नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन्ड है कि किस बेसिस पे पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट होके दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट, he must be a member of parliament. Second, he is elected by proportional representation. Third, he should not hold any office of profit. Select the correct answer using the codes given below. Option A, only one. Option B, 1 and 3. Option C, 2 and 3. Option D, 1 and 2. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।